लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको रिटर्न क्या करना है, ऐसा सबस्ट्रिंग जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो और उसमें कोई रिपीटेड कैरेक्टर्स ना हो। सबस्ट्रिंग आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ए बी सी ये आपका एक सबस्ट्रिंग है, बी ए बी ये भी आपका एक सबस्ट्रिंग है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ये भी एक सबस्ट्रिंग है। कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को आप सबस्ट्रिंग कह सकते हो। तो आपको ऐसा सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसमें कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर ना हो और वो इसमें लॉन्गेस्ट हो। नाउ अगर हमें एक स्ट्रिंग दिया हो, जैसे यही मान लेते हैं ये हमें एक स्ट्रिंग दिया है, इसमें हमें ये पता करना हो कि कोई रिपीटेड कैरेक्टर है या नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर दोबारा नहीं आ रहा हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो एक विजिटेड एरे ले लें जो स्टार्टिंग में फॉल्स हो, जो हमारा कैरेक्टर आता जाए उस पोजीशन पर हम इसको ट्रू मार्क करते जाएं, और जैसे ये दोबारा आए हम देख लें कि ये पहले से विजिटेड था, तो ऐसे रिटर्न कर दें कि इस सबस्ट्रिंग में हमारे रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी मैप भी बना सकते हैं, जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा आ जाए इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में सारे यूनिक कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो अगर हमें एक स्ट्रिंग दिया हो और हमें ये फाइंड आउट करना हो कि इसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है या नहीं है, तो हम इजीली एक स्कैन में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एरे लेके, या तो विजिटेड ले लें या फिर हम फ्रीक्वेंसी मैप बना लें। तो इस चीज़ का हम इस प्रॉब्लम में यूज़ कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए। तो अगर हम इस स्ट्रिंग के सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर लें और ये चेक कर लें हर एक सबस्ट्रिंग को कि वो यूनिक है या नहीं है, यानी कि उसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, और फिर जो भी मेरा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आए मैं उसकी लेंथ को रिटर्न कर दूं। हम सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम 2 पॉइंटर ले लें, आई और जे। आई को यहाँ पर फिक्स कर दें और जे को 1 1 मूव करते जाएं। तो पहले हमारा एक सबस्ट्रिंग ये आएगा, फिर ए बी ये आएगा, फिर ए बी सी ये आएगा, फिर ए बी सी सी ये आएगा। इस तरह से करते करते हमारा लास्ट सबस्ट्रिंग क्या आएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग। फिर हम क्या करें, आई को यहाँ पर मूव कर दें, बी पर ले आएँ, फिर हम जे को यहाँ से शुरू करें, एक सबस्ट्रिंग ये आएगा बी अकेला, फिर बी सी बी सी सी बी सी सी बी एंड सो ऑन करते करते एंड तक, फिर हम आई को यहाँ पर ले आएँ। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, आई हमारा एन टाइम्स एंड तक जाएगा, और इसके इंटरनल लूप में क्या होगा, जे भी हमारा एन तक जाएगा, आई से लेके एन तक जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो भी आई से जे के बीच में जो भी स्ट्रिंग बन रहा है वो यूनिक है या नहीं है। तो हमारा एक आउटर लूप एन का लगेगा, एक इनर लूप एन का लगेगा, और इसके अंदर हमें ऑफ एन टाइम किसके लिए लगेगा, ये चेक करने के लिए जो हमारा सबस्ट्रिंग आई और जे से बन रहा है उसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जाएगी, एन क्यूब तक जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जाएगी, हम एक एरे लेंगे, हम विजिटेड एरे या फिर फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे यूनिक कैरेक्टर्स चेक करने के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ एन। ये हमारी एन क्यूब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, हमारा टाइम आउट मार जाएगा। तो हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव करने के लिए आप एक चीज़ नोट करिए, जब मेरा आई यहाँ पर फिक्स था और मैं जे से मेरे सबस्ट्रिंग को जनरेट कर रहा था, यहाँ तक मेरा यूनिक था, फिर यहाँ पर मेरा सी मेरा 2 बार आ गया। अब अगर मैं इसके आगे के सबस्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं जनरेट करता हूँ, तो भी मेरा क्या है, ये यूनिक होगा ही नहीं। तो मैं इसको रिडंडेंटली चेक कर रहा हूँ, बार बार चेक कर रहा हूँ कि ये सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स है या नहीं है, जबकि मुझे पता है कि जब तक इसमें ये 2 सी प्रेजेंट है इसमें यूनिक कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। तो मैं इसके बाद के सारे सबस्ट्रिंग एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा हूँ। अब मुझे यूनिक सबस्ट्रिंग कहाँ से मिलेंगे, जब मैं अपने आई को यहाँ पर लाऊंगा, यानी कि यहाँ से शुरू करूँगा, और फिर जे की हेल्प से मेरे सबस्ट्रिंग बनाने शुरू करूँगा यहाँ से। अगर मैं इससे पहले बी से या फिर सी से शुरू करूँगा तो मेरे सारे सबस्ट्रिंग में क्या होगा, ये 2 सी आएंगे और डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग बनेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, जब मैं इसके लिए चेक करने जा रहा हूँ तो मैं इसका फ्रीक्वेंसी मैप दोबारा बना रहा हूँ, फिर जब ए बी के लिए चेक करने जाऊँगा तो इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊँगा, फिर ए बी सी के लिए चेक करने जाऊँगा तो इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊँगा। इस तरह से मैं हर एक सबस्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी मैप स्टार्टिंग से लेके जो भी उसका साइज होगा हर बार बनाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पहले स्टोर करके रखूँ, जैसे ए की यहाँ पर 1 है, फिर बी की केवल मुझे 1 ऐड करनी है, ए की तो 1 ही रहेगी। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है
और मैं केवल राइट साइड वाले को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मेरे इस पार्ट की फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, केवल जो न्यू एलिमेंट ऐड होगा उसकी फ्रिक्वेंसी ऐड होगी। तो मैं हर बार फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के बजाय रन टाइम पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ मेरी फ्रिक्वेंसी को स्टोर करता चलूँ। बेसिकली जो भी मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और जो भी मेरा राइट पॉइंटर है वहाँ तक की मैं फ्रिक्वेंसी को स्टोर करता चलूँ। फिर जब मेरा राइट पॉइंटर एक्सपेंड हो तो मैं इस न्यू एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दूँ। और जब मेरा आई पॉइंटर यहाँ से मूव करे, यानी कि लेफ्ट बाउंड्री मेरी मूव होकर यहाँ पर आएगी, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो इससे बाहर चले गए इसकी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर ये मेंटेन करके चल रहा हूँ कि मैं अभी कौन सा सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चल रहा हूँ। जब मेरी राइट बाउंड्री एक्सपेंड होती है तो मैं न्यू एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देता हूँ। जब मेरी लेफ्ट बाउंड्री श्रिंक होती है तो मैं ये जो आउट ऑफ विंडो गया इसकी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा किस टाइप का पैटर्न है, स्लाइडिंग विंडो टाइप का पैटर्न है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम इस स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके कैसे इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में हमारे क्या होते हैं, एल और आर, ये दो पॉइंटर होते हैं जो डिनोट करते हैं कि अभी हमारी करंट विंडो का साइज क्या है। स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, एल और आर दोनों को हमारे जीरोथ पर लेते हैं, यानी कि अभी हमारी विंडो का साइज इतना है, इसमें एक एलिमेंट है। हमें क्या करना था, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके रखनी थी जो भी हमारी करंट विंडो है। तो हम कर लेंगे कि ए की फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी राइट विंडो इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर लाएंगे। मेरा बी है जो कि पहले से विजिटेड नहीं है, तो मैं इस बी की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। फिर मैं राइट विंडो को एक्सपेंड करूंगा। मेरा सी एलिमेंट है, ये भी यूनिक है, अभी तक मेरी विंडो में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी को 1 स्टोर कर दूंगा। फिर मैं जब विंडो को एक्सपेंड करूंगा मेरा आर यहाँ पर आएगा, तो मैं देखूंगा ये वाला सी तो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, यानी कि ये वाला सी मेरा ऑलरेडी विंडो में प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो मेरे इस सबस्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो ये मेरा एक वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट विंडो इसको श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक कैसे करूँगा, मैं 1 बाय 1 करूँगा, एल को पहले यहाँ पर लेके आऊँगा, बी पर लेके आऊँगा, तो ये मेरा विंडो से बाहर चला जाएगा। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगा, 1 माइनस, यानी कि ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। फ्रीक्वेंसी 0 क्या डिनोट करेगी कि अभी ए मेरी करंट विंडो में प्रेजेंट नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, बी इसको भी मूव करूँगा आगे, यानी एल पॉइंटर को यहाँ लाऊंगा और बी की फ्रीक्वेंसी को 0 करूँगा। ये कब तक करना है मुझे, जब तक मुझे सी नहीं मिल जाता। मैं लेफ्ट बाउंड्री को मूव कर रहा हूँ तो उस टाइम मुझे सी मिलेगा, तभी तो मेरा डुप्लीकेट रिमूव होगा, क्योंकि राइट में मुझे क्या मिला है, सी मिला है। तो जब मैं लेफ्ट से सी को एक रिमूव करूँगा तभी तो मेरा डुप्लीकेट मेरी विंडो से रिमूव होगा। तो अब मुझे सी मिल गया, तो मैं क्या करूँ, एल को यहाँ पर ले आऊँ। अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट करूँगा और यहाँ पर प्लस भी करूँगा क्योंकि मेरा न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, तो ये दोनों क्या आ जाएगी, -1 + 1 0 आ जाएगा। तो जो मेरी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है 1 वो एज इट इज़ मैं इसे रख सकता हूँ। तो जैसे ही मुझे सेम एलिमेंट मिले मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है, सी मेरी विंडो में प्रेजेंट है और मेरी विंडो अभी क्या है, ये एक सिंगल एलिमेंट। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें हमारी राइट विंडो को एक्सपेंड करना होगा। हम हमारी राइट विंडो को यहाँ पर ले आएंगे। इस सारे काम के साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी विंडो होगी, जैसे पहले हमारी विंडो क्या थी, ये 3 एलिमेंट की थी, हम इस विंडो का साइज हमारे मैक्स से कंपेयर करते जाएंगे और उसे हमारे आंसर में स्टोर करते जाएंगे। तो अभी हमारी सबसे मैक्सिमम विंडो का साइज क्या होगा, ये वाला 3। अभी जब हमने विंडो एक्सपेंड की तो हमारा बी ऐड हुआ, तो हमें इसी फ्रीक्वेंसी को 1 ऐड करना पड़ेगा। हमने बी की फ्रीक्वेंसी कर दी 1। फिर हमें क्या करना है, हमें राइट विंडो को और एक्सपेंड करना है। ये ए आया, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड हो जाएगी। फिर से हमें राइट विंडो को एक्सपेंड करना है, राइट विंडो हमारी यहाँ तक आ गई। अब हम देखेंगे कि ये ए हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना होगा। तो हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे, यहाँ से लाएंगे यहाँ पर, तो ये सी बाहर जाएगा, सी की फ्रीक्वेंसी मैं -1 कर दूंगा, अब ये हो जाएगी 0। फिर बी की फ्रीक्वेंसी भी मैं -1 कर दूंगा, मेरी विंडो को और श्रिंक करूंगा, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर मेरा आया ए, जो कि मेरा ये डुप्लीकेट एलिमेंट था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एल को आगे ले जाना है और इसकी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रख देना है, क्योंकि ए अभी मेरा करंट विंडो में प्रेजेंट है। तो अभी मेरी विंडो का साइज क्या है, ये सिंगल एलिमेंट।
इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारी राइट विंडो को एक्सपेंड करना है। हम आएंगे इस बी पर, ये यूनिक है तो हम बी की फ्रीक्वेंसी को +1 कर देंगे। बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और मेरा एरे फिनिश हो गया। तो इस प्रोसीजर में जो भी मेरी मैक्सिमम लेंथ आई होगी मैं उसे आंसर में रिटर्न कर दूंगा। तो बेसिकली इस अप्रोच से हमारा हुआ क्या, एक बार हमारी राइट विंडो गई 0 से n तक, एक बार हमारी लेफ्ट विंडो गई 0 से n तक। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ गई, O ऑफ n में। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी आएगी, ये जो हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे इसके लिए हमें कितना लगेगा, O ऑफ n। नाउ हम चाहें तो इसे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें बस क्या चाहिए कि ये एलिमेंट प्रीवियस में विजिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बूल टाइप का विजिटेड एरे भी ले सकते हैं। तो अगर हम इस स्लाइडिंग विंडो प्रोसेस की बात करें तो हम कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, हम L और R दो पॉइंटर ले रहे हैं जो कि हमारी स्लाइडिंग विंडो के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम क्या करें, जब तक हमारा यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं हम राइट विंडो को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा डुप्लीकेट आता है तो हम लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना शुरू करते हैं। कब तक श्रिंक करते हैं, जब तक हमें हमारा डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं मिल जाता। साथ में हम विजिटेड एरे में क्या स्टोर करके रखते हैं कि अभी करंट विंडो में मेरे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। और हर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी करंट विंडो का साइज है हम एक मैक्स वेरिएबल मेंटेन करके चलते हैं या फिर आंसर वेरिएबल मेंटेन करके चलते हैं, जिसमें हम स्टोर करके चलेंगे कि अब तक हमें लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग कौन सा मिला है। और हर बार हमारी विंडो को उससे कंपेयर करते जाएंगे। अगर हमें बड़े साइज की मिल गई तो हम उसे अपडेट कर देंगे। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने n में स्ट्रिंग का साइज ले लिया। अब अगर स्ट्रिंग में या 0 करेक्टर है या फिर 1 करेक्टर है तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या होगा, 0 है तो 0, 1 है तो 1। तो हमने अगर n का साइज 1 से छोटा है तो सीधा ही सीधा n रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, एक एरे लेना था। हमने यहाँ पर विजिटेड एरे लिया है, ये मेंटेन करने के लिए कि हमारी विंडो में अभी कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये हमने 256 इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो लेटर है वो लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे अस्काई टेबल में से कुछ भी हो सकता है। और अस्काई टेबल की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 255 तक, यानी कि हमारे 256 करेक्टर्स हो सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमने उसे फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया है कि अभी हमारी विंडो में कोई भी एलिमेंट इनमें से प्रेजेंट नहीं है। फिर हमें क्या करना था, स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करना था। स्लाइडिंग विंडो के लिए हमें दो पॉइंटर लगेंगे, L और R। स्टार्टिंग में हमने उसे 0 इंडेक्स पर पॉइंट करा दिया। फिर हमें एक आंसर वेरिएबल चाहिए था जिसमें हमें अब तक जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग मिला वो हम स्टोर करके चलेंगे। उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं, हम हमारी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करते जाते हैं 1 बाय 1 और उसके अंदर चेक करते हैं कि डुप्लीकेट करेक्टर है या नहीं है। और दोनों के केस की हम कंडीशन लिख देते हैं। अगर हमारा ये यूनिक करेक्टर है तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं हो रखा होगा करंट विंडो में। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको विजिटेड मार्क करके हमारी विंडो को और एक्सपेंड करना है। विजिटेड मार्क करने का मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट अब हमारी विंडो में आ गया। और अब राइट विंडो को एक्सपेंड करके देखो कि क्या हम इस सबस्ट्रिंग को और बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ऑलरेडी हमारी विंडो में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी अभी तक हमें विंडो मिली थी R-L, जो भी अभी तक हमें विंडो मिली थी हम उसे हमारे आंसर से कंपेयर कर लेंगे और जो भी मैक्स होगा उसे हमारे आंसर में स्टोर कर देंगे। ये मेंटेन करने के लिए कि अभी हमें कौन सा सबस्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ का मिला है जिसमें यूनिक करेक्टर्स है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें हमारी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना था। श्रिंक हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी लेफ्ट विंडो राइट विंडो से छोटी होगी, लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री तक नहीं आ जाती या फिर हमें डुप्लीकेट करेक्टर नहीं मिल जाता। तो हमने लूप लगा दिया while L इज लेस देन R। अगर हमारा लेफ्ट बाउंड्री पे जो करेक्टर है वो राइट बाउंड्री के इक्वल नहीं है, यानी कि जो हम करेक्टर ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, हमारी विंडो को आगे ले जाना है, लेफ्ट बाउंड्री को और आगे लेके जाना है। और इससे क्या होगा, हमारा ये लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारी विंडो के बाहर चला जाएगा। तो हम इसको फॉल्स मार्क कर देंगे हमारे विजिटेड एरे में और बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे ये दोनों करेक्टर सेम है, L और R हमारे सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो करेक्टर चाहिए था वो हमें मिल गया। हम बाउंड्री को एक आगे लेके जाएंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ रख देंगे। और अब हमें लेफ्ट बाउंड्री को और आगे नहीं लेके जाना, यानी कि अब हमें राइट बाउंड्री को आगे लेके जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। हम हमारी लेफ्ट विंडो को एक आगे लेके जाएंगे इस डुप्लीकेट करेक्टर के बाद और फिर यहीं से लूप को ब्रेक कर देंगे ताकि हम फिर से हमारी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड कर सकें। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से जो हमारी लास्ट विंडो होगी
हमारा आर प्लस प्लस यहाँ से लूप के बाहर चला जाएगा। इस टाइम हो सकता है कि हमारी कोई विंडो बची हो, तो उसको हमारे आंसर से कंपेयर कर लेंगे कि क्या पता लास्ट में जो विंडो मिली वो हमारी मैक्सिमम साइज़ की ना हो, और लास्ट में हम इसे रिटर्न कर देंगे। जो भी हमारा आंसर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। नाउ इसे हम फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON तो आ गई, लेकिन अभी हम इसे और भी फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो वाइल लूप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट बाउंड्री को एक एक आगे लेके जा रहे हैं। जैसे अगर मेरा स्ट्रिंग ये था ABCC, ये था, यहाँ पर मुझे डुप्लीकेट मिला C, और मेरी लेफ्ट बाउंड्री मान लेता हूँ यहाँ पर है, तो मैं एक एक करके आगे जा रहा हूँ। A को हटा रहा हूँ, फिर B को हटा रहा हूँ, फिर C को हटा रहा हूँ। जबकि मुझे पता है कि जब तक मैं ये C को नहीं हटाऊंगा, जब तक L बाउंड्री मेरी इसके बाद नहीं लाऊंगा, तब तक मेरा डुप्लीकेट रिमूव नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाऊं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर जंप कर सकता, मैं डायरेक्ट जो मेरा डुप्लीकेट कैरेक्टर है उस पर जंप कर सकता, तो मुझे 1 बाय 1 ये लूप ना चलाना पड़ता। ये मेरा पूरा का पूरा लूप रिमूव हो सकता था। किससे? एक सिंगल जंप स्टेटमेंट से। उसको देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में हम क्या लेके चल रहे थे, एक विजिट एरे लेके चल रहे थे, ये मेंटेन करने के लिए कि हमारी विंडो में अभी कौन कौन से एलिमेंट है। इसकी बजाय अगर मैं लास्ट इंडेक्स लेके चलूँ कि मुझे जो एलिमेंट है जैसे C है, ये लास्ट मुझे कहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, इन सब का क्या होगा, एक इंडेक्स होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, मेरे स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। तो जब मैं इस C को एनकाउंटर करूँ तो मैं ये स्टोर कर लूँ कि लास्ट मुझे C सेकंड पर एनकाउंटर हुआ था। और जब मैं इस डुप्लीकेट पर आऊँ, थर्ड पर आऊँ, और मेरी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि C मुझे लास्ट सेकंड पर एनकाउंटर हुआ था। तो अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मुझे L बाउंड्री को यहाँ पर लेके जाना होगा, यानी कि जो भी लास्ट इंडेक्स था +1, यहाँ पर मैं डायरेक्ट जंप करा दूँ। मैं 1 बाय 1 जाने की बजाय सीधा ही अपने L बाउंड्री को यहाँ पर ले आऊँ। तो इस तरह से क्या होगा, मेरा जो वाइल लूप था वो मेरी एक जंप कंडीशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विजिटेड एरे को मेरे लास्ट इंडेक्स इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता कि कौन से एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, तो मैं इनिशियल वैल्यू क्या दे दूंगा सबकी -1, कि सबका इंडेक्स अभी -1 है। उसके बाद हम हमारी नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एक राइट पॉइंटर लेंगे। हमारा एलिमेंट क्या है, A, कौन से इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर है, तो हम स्टोर कर लेंगे कि A मुझे लास्ट 0th इंडेक्स पर मिला था। और राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, B पर आएगा। अभी ये मेरे B पर क्या पड़ा होगा, -1 पड़ा होगा, कि अभी B मुझे एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो मैं इसे स्टोर कर लूँगा, B मुझे 1 पर मिला है। फिर राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करूँगा। सिमिलरली C को मैं स्टोर कर लूँगा कि C मुझे सेकंड इंडेक्स पर मिला है, और राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करूँगा। अब मैं देखूँगा ये C मुझे लास्ट सेकंड इंडेक्स पर मिला था, यानी कि यहाँ पर वैल्यू मेरी -1 नहीं है। और C मुझे अगर मिला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा अपनी विंडो से। जो मेरा प्रीवियस C था, इसको मुझे अपनी विंडो से रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो मैं न्यू विंडो बना सकता हूँ जो कि मेरे यूनिक कैरेक्टर्स की होगी। तो मुझे L को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर जंप कराना पड़ेगा, यानी कि जो भी C का लास्ट इंडेक्स था इसमें +1 करके मैं सीधा L को यहाँ पर जंप करा सकता हूँ। अब मुझे 1 बाय 1, पहले इससे यहाँ, फिर इससे यहाँ, फिर इससे यहाँ, इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट L को यहाँ पर जंप करा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी एक यूनिक विंडो बन जाएगी जिसमें मेरा C एक एलिमेंट होगा। और इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, अब C मुझे कहाँ पर मिला है, थर्ड इंडेक्स पर मिला है, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा C मुझे लास्ट थर्ड इंडेक्स पर मिला है। फिर हम हमारी नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो फिर से शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट विंडो को एक्सपेंड करेंगे। अब मुझे B मिला, मैं देख रहा हूँ कि B पर मेरे 1 है, यानी कि ये मुझे पहले एनकाउंटर हुआ था, इसकी वैल्यू -1 नहीं है, यानी कि ये मुझे एनकाउंटर हुआ था। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स देखूँ, फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पर, मेरी लेफ्ट बाउंड्री है यहाँ पर, यानी कि B मेरा ऑलरेडी मेरी विंडो के बाहर है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसमें 1 + 1 यानी B का जो इंडेक्स है L को 1 + 1 यहाँ पर लाने के बजाय, अगर L मेरा ऑलरेडी आगे है, जिस एलिमेंट को मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ, L अगर मेरा उससे ऑलरेडी आगे है, तो मुझे क्या करना है, L को यहीं पर रखना है, क्योंकि जो मेरा डुप्लीकेट था वो ऑलरेडी मेरी बाउंड्री से बाहर हो चुका है। हम इस B को कंसिडर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सीधा यहाँ से यहाँ पर जंप ले लिया था, तो हम इसके इंडेक्स को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाए। बट ऑटोमेटिकली ये हमारी बाउंड्री से बाहर हो गया है, तो हमें ये 1 + 1 ना करने की बजाय अगर L हमारा ज़्यादा है तो वो रखना है। हमें क्या लेना है, मैक्स ऑफ L
या फिर जो भी इसका लास्ट इंडेक्स है हमारे एलिमेंट का +1 वो लेना है। तो अभी हमारा क्या होगा, ये हमारी विंडो में ऐड हो जाएगा और हम इसका लास्ट इंडेक्स कहाँ पर अपडेट कर देंगे, 4 पर। फिर हमारी राइट विंडो आगे जाएगी, हमारा ए आएगा, ए में देखेंगे 0 है, फिर से -1 ही है, लेकिन ये हमारी विंडो के बाहर है, तो एल बाउंड्री तो हमारी यहीं पर रह जाएगी। लेकिन ए के लास्ट इंडेक्स में हम क्या अपडेट कर देंगे कि अब हमें ये 5 पर मिला है, लास्ट इंडेक्स इसका 5 है। फिर हम एक्सपेंड करेंगे आर बाउंड्री को, आर बाउंड्री आई यहाँ पर, फिर से ए मिला, देखें ए पर वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि मुझे अब एल विंडो को 5 + 1 यानी कि 6 पर लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी विंडो अब ये रह जाएगी और मैं लास्ट इंडेक्स में क्या अपडेट कर दूंगा कि ए मुझे लास्ट 6 पर मिला है। फिर मैं राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, बी देखूँगा, बी मुझे 4 पर मिला था, लेकिन 4 मेरा ऑलरेडी बाउंड्री के बाहर है, तो मेरी लेफ्ट विंडो एज इट इज़ रह जाएगी। और बी में मैं क्या अपडेट कर दूंगा 7 की मुझे लास्ट 7 इंडेक्स पर मिला है। अब मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया, तो यहीं से मेरा स्लाइडिंग विंडो का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें प्रीवियस स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कोड में, ताकि हमारी ये न्यू अप्रोच बन जाए। ये हमारी स्लाइडिंग विंडो का कोड था। अब इसमें एक तो हमें ये इंटीजर टाइप का वेक्टर लेना पड़ेगा, विजिटेड को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, लास्ट इंडेक्स से, और फॉल्स को -1 से। फिर हमने वही स्लाइडिंग विंडो लगाया, ये तो सेम रहेगा, ये भी लूप सेम रहेगा। विजिटेड को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हमारे लास्ट से, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, -1 से। और यहाँ पर भी लास्ट इंडेक्स में क्या सेट कर देंगे, जो भी हमें न्यू इंडेक्स मिला होगा वो। फिर एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, अगर हमारा एलिमेंट डुप्लीकेटेड आया है तो वही आंसर कैलकुलेट करना है। फिर हमें ये लूप, ये पूरे के पूरे लूप की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है, एक तो लेफ्ट बाउंड्री को अपडेट करना है। वो हम कैसे करे थे, मैक्स लेके आइदर एल या फिर जो भी हमारा लास्ट मिला है उसमें +1 करके इससे अपडेट करे थे। और सेकंड हमें क्या अपडेट करना था, यही जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स है उसको हमें अपडेट करना था। तो केवल इतनी मॉडिफिकेशन करके हम स्लाइडिंग विंडो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक बार हम इसका एक्चुअल कोड देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने हमारे बूल वेक्टर को इंटीजर वेक्टर लास्ट इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया और उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल लगाया, हम राइट बाउंड्री को एक एक एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अगर हमारा न्यू करेक्टर है, यानी कि विंडो में पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल लास्ट इंडेक्स अपडेट करना है कि अब इस एलिमेंट को हमने लास्ट इंडेक्स यहाँ पर देखा है। अदरवाइज क्या करना है, यानी कि अगर वो हमारा डुप्लीकेट है तो हमें क्या करना है, हमें आंसर कैलकुलेट करना है और हमारी लेफ्ट बाउंड्री को अपडेट करना है, जो कि हमारी कंडीशन हमने देखी थी। और साथ में क्या करना है, हमारे इस एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स ये अपडेट करना है। बाकी हमारा कोड एज इट इज़ रहेगा। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑफ n रहेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑफ 256। ये जो हम लास्ट इंडेक्स ये वेक्टर लेंगे इसके लिए रहेगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, लेकिन अब हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, तो इन प्रैक्टिस ये वाली अप्रोच आपकी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी। थैंक यू गाइस।